ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे हम? पवन ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हो गई थी ना? हाँ, एक सेंटेंस लिख लो। हमारे देश में पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग, पवन विद्युत ऊर्जा लिखो, पवन विद्युत ऊर्जा की क्षमता लगभग, पवन विद्युत ऊर्जा की क्षमता लगभग 45,000 मेगावाट है। हमारे देश में पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग इधर मेगावाट है। ठीक है, और सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा यूज़ की जाती है? तो कन्याकुमारी, पवन विद्युत ऊर्जा मतलब सर वो विंड टर्बाइन सुना है नाम? ऐसा टर्बाइन रहता है बड़ा, ठीक है, पानी के अंदर, यानी कुछ जगह समंदर में भी लगाते हैं। ठीक है, तो एयर आती है, इसको घुमाती है, ये कनेक्टर रहता है जनरेटर से, जनरेटर क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, तो क्या है? मेगावाट। ठीक है, तो इतनी हमारे यहाँ पे क्षमता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें पूछते जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है कन्याकुमारी में। ठीक है, कितना बनाता है ये? 380 मेगावाट। समझ में आया? पवन ऊर्जा, कन्याकुमारी में हवाएं ज़्यादा चलती है। ठीक है, क्योंकि समुंदर है, समुंदर की लहरें रहती है, समुंदर के पास हवा ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो कन्याकुमारी में 380 मेगावाट एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये पूछता है कि भारत का नंबर कौन सा है? तो भारत है 5वें नंबर पे, क्या बनाने में? पवन ऊर्जा बनाने में। भारत 5वें नंबर पे है। फिर पहले नंबर पे तो कोई ना कोई होगा। भारत अगर 5वें नंबर पे, तो पहले नंबर पे तो कोई होगा, तो जर्मनी है पहले नंबर पे। जर्मनी है फर्स्ट नंबर पे, इसमें पवन ऊर्जा बनाने में, विंड एनर्जी बनाने में। हाँ, विंड एनर्जी। दूसरा तीसरा नहीं पूछते। हाँ, दूसरे तीसरे नहीं पूछते। कन्याकुमारी में, भारत में सबसे ज़्यादा कन्याकुमारी में होता है, वो उसकी पावर है 380 मेगावाट। ठीक है, भारत का विश्व में नंबर लगता है 5वां, और सबसे पहला लगता है जर्मनी का। ठीक, तो हमारे देश के लिए पूछेंगे नहीं तो पहला पूछेंगे। ठीक है, दूसरे देश में फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है, इंग्लैंड है, इनमें भी बनाई जाती है। तो ये है, बट एक तो पहला देखेंगे और हमारा देश देखेंगे ना हम। तो हमारे देश का नंबर 5वां है। बदलते भी रहते हैं। हाँ, बदलते भी रहते हैं। फिलहाल जर्मनी टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सौर ऊर्जा। कैसे प्रोडक्शन होता है पता है ना इसका? बोलिए। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होता है? हवाएं आती हैं, देख लो, 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवाएं आती हैं। हवाएं इसको घुमाती, ये घुमा तो इसमें एक गियर कनेक्ट होता है जो रेशो बढ़ाता है, तो वो इंटरनल पार्ट है, आपको इतना ज़रूरत नहीं। ये जनरेटर से कनेक्ट होता है,
जनरेटर घूमता है घर में, जो जनरेटर घूमता है ना, तब क्या होता है, घर में बिजली आती है। वही पैटर्न यहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा इसके ऊपर चलती है, तभी ये घूमता है और पावर जनरेट होता है। और कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो इसके बाद है हमारी सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग दो, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। तो सौर एनर्जी या सोलर एनर्जी क्या करती है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, तो सन से आने वाली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होती है वो? ये है सन, ठीक है, अर्थ के आउटर लेयर में रहता है ओजोन, जिसका फार्मूला बताया था मैंने, O3 होता है। पूछा जाता है कभी कभी। तो कुछ लहरें जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। और कुछ लहरें जो इम्पोर्टेंट होती है तो वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है वो पृथ्वी पर आती है। अगर ये डिप्लेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, बर्फ़ पिघलेंगी और पृथ्वी की तरफ यानी हमारी इधर बर्फ बाढ़ आ जाएगी, तो पूरा वाटर वर्ल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये तो अलग जोन है, बट इससे मिलता है हमें हीट यानी ऊष्मा और लाइट, प्रकाश। क्या क्या मिलता है? हीट और लाइट। ठीक है, तो ये 1.4 किलो जूल सेकंड पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी देता है। ठीक है, ये यहाँ से आया, देख लो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ से आया, ये पृथ्वी है, यहाँ पे गिरा, इतने एरिया में गिरा समझ लो। ठीक है, तो ये 1.4 किलो जूल पर सेकंड एनर्जी किसको देता है? इतने एरिया को देता है। अगर 1 मीटर एरिया है हमारे पास तो कितनी एनर्जी देता है? 1.4 किलो जूल सेकंड पर मीटर, यानी 1 सेकंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी किसमें? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में देता है। इतनी हाई एनर्जी देता है। ठीक है, इसे सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, या फिर इसे सौर ऊष्मांक भी कहते हैं। सौर ऊष्मांक की वैल्यू 1 सेकंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर पे गिरती है हमेशा। समझ में आया? ठीक है, तो इसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट और सौर ऊष्मांक। तो इतनी एनर्जी गिरी, तो एनर्जी का काम क्या है? हमेशा क्या होती रहती है? ट्रांसफ़र होती रहती है या कन्वर्ट होती रहती है। तो ये एनर्जी तो हमारे पृथ्वी पर गिर गिर के वेस्ट हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे? इसे यूटिलाइज करेंगे, इसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो किस काम में यूटिलाइज कर सकते हैं और किस चीज़ की वजह से कर सकते हैं? डिवाइसेस की वजह से। तो डिवाइसेस है, ठीक, तो सबसे पहला डिवाइस है सोलर कुकर। कुकर, सौर कुकर जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सोलर वाटर हीटर, सौर जल ऊष्मांक, जल
उष्मक, उष्मक, सौर जल उष्मक, सोलर वाटर हीटर। ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो घर के ऊपर ड्रम लगे होते हैं और ऐसी एक सेल लगी होती है, इसके साथ यहाँ पे एक ड्रम लगा होता है। ऐसे प्लेट आप कई कई घरों में देखोगे। ठीक है। यहाँ से सनरेज यहाँ पे आती है। ठीक है। यहाँ से पानी जाता है और यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। यहाँ से कलेक्ट हो गया, निकाल दिया, तो ये घर में गर्म पानी मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आता है सन की रेज और यहाँ से जो पानी जाता है, तो ये पूरा जो इंटरनल पार्ट होता है ये होता है हॉट। ठीक है। गर्म हो जाता है। कंटिन्यूस गर्म होने की वजह से ये जो पानी आता है तो ये यहाँ से ऐसा घूम घूम के जैसे जैसे जाएगा तो इसको टच होते जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर ये हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और हमें हीटेड वाटर मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है। कुकर भी सिंपल कंस्ट्रक्शन में होता है। एक बॉक्स होता है, उसमें एक पॉट रखे होते हैं और मिररिंग सरफेस होता है। इसमें डायरेक्टली सोलर रेज तो आते ही है, मिरर से गिरने वाले भी सोलर रेज आते हैं। अभी आपने कभी वो ये देखा है कि ग्लास सरफेस रहता है और सामने में एक लाइट लगाया रहता है ताकि ये ग्लास के रिफ्लेक्शन इसके ऊपर गिरे और ये ज़्यादा प्रकाश दे। हाँ, नॉर्मल लाइट में भी होता है। लाइट सामने रखा होता है और इसके पीछे ग्लास रखा होता है। ठीक है। कांच, आईना, यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ आता है और ज़्यादा प्रकाश दे। ठीक है। तो उसके उसी जैसा ये भी फंडा होता है। तो ये कुकर में यूज़ करते हैं और इसके पॉट भी अलग आते हैं। नॉर्मल है जो हमारे घर के पॉट है उसमें हम लोग खाना नहीं बना सकते सोलर कुकर में, उसके पॉट अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट खींचे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट खींचे और खाना बनाए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ये यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, हीटर यूज़ कर रहे हैं। कुकर आपको कभी देखा है आपने सोलर कुकर को यूज़ करते हुए? किसी ने करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, 0.001%। ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना बनने में लगता है समय और हमें क्या चाहिए, क्विक, इंस्टेंट चाहिए सभी चीज़ें। ठीक है। अभी बनाए तो 10 मिनट 15 मिनट में खाना यानी सब्जी पकनी चाहिए। तो ये इसके लिए हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जो ख़त्म होने पर आए हैं वो इनका यूज़ कर रहे क्या नहीं। इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा चावल पकने में लगते हैं सोलर कुकर में। आप 10 मिनट में बना लेते हो, गर्म पानी में डाल दो तो ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है। उसके साथ साथ बारिश में हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर ठंड में भी, सर्द में भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अभी यूज़ कर सकते हो क्योंकि धूप है। उसके साथ साथ हीटर भी है, वैसा ही है उसका भी। ज़्यादा ठंडी में पानी गर्म नहीं होता और बारिश में ही हमको गर्म पानी लगता है, बारिश या फिर सर्द मौसम में ही। नहाने के लिए पानी सर्द मौसम में लगता है, धूप में क्या करोगे गर्म पानी लेके। ठीक है। बट पावर जनरेशन के लिए अच्छा है। धूप में हमें ज़्यादा पावर लगती है। क्यों? क्योंकि कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ठीक है। तो पावर जनरेशन के लिए सोलर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और धूप काले में कम से कम हमारे पास 4 मंथ तक तो अच्छी धूप रहती ना। ठीक है। फरवरी से लेकर अप्रैल मई जून तक अच्छी धूप रहती, तो इस चांस में पावर जनरेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ें हैं। सोलर सेल, एक सोलर सेल भी होता है, एक लिख लो सोलर सेल। वही है पावर जनरेशन के लिए। जो घर के ऊपर आप देखना, बहुत से घरों के ऊपर ऐसी छतरियाँ लगी होती है, प्लेट्स लगे होते हैं, सोलर्स के प्लेट लगे होते हैं। देखिए क्या? देखना, जो बड़े बड़े घर होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादातर लगे होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं। अभी उन्होंने, पहले तो बहुत महंगे आते थे, अभी सब्सिडी भी चालू कर दी है भारत सरकार ने। समझ लो ये 2 लाख के आते हैं तो इसको 1.5 लाख में ही बेच रहे हो, सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें पावर जनरेशन अभी धूप पर नहीं रहा, सिर्फ लाइट पर भी पावर जनरेशन होता है। अभी दिख रहा है आपको कि धूप ज़्यादा है, बट अगर धूप ज़्यादा नहीं है, बादल आ गए पर लाइट है, लाइट अवेलेबल है, तो भी इसमें पावर जनरेशन होता है। अभी जो एडवांस में आए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा लोग ये बना रहे और ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये 25 साल तक चलता है।
25 साल तक आपको एनर्जी मिलती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, बट आप 25 साल तक इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है। कंपनी नहीं बताऊंगा किसका लेना, ये आपकी मर्जी है, बट इसका इन्वेस्टमेंट आप एक बार करोगे तो 5 साल में आपका ये भी पैसा निकल जाता है, उसके बाद की आपकी एनर्जी फ्री होती है। तो ये सरकार कहती है कि ऐसा करो, ठीक है। तो हमारे पास पावर ही बहुत बड़ा इशू है, पावर ही इशू है ना। पावर से हम लोग सभी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं और यूपीयू में ला सकते हैं। अभी तो गाड़ियाँ भी आ गई पावर पे, सीधा प्लग लगाओ, गाड़ी चार्ज करो और गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो मूविंग पार्ट के लिए भी आ गया। घर के सभी इक्विपमेंट पावर के बिना चलते नहीं, कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं है जो पावर पे विदाउट पावर चले, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है हमारे पास। तो ये सोलर सेल में आते हैं, ठीक है। सोलर सेल समझ में आ गया। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी, बायोगैस और बायोमास। बायोगैस और बायोमास में फ़र्क क्या है? बायोमास का एक प्रकार है बायोगैस, समझ लो। बायोमास ये चीज़ जो है ये क्या दर्शाती है? बायो, इसका मीनिंग क्या होता है? जैव, जीवित रहने वाले प्राणी, प्राणी ही नहीं, पक्षी, पौधे, ये भी जीवित ही है ना, मरे तो नहीं। जब ये मर जाते हैं, जिंदा को तो नहीं दफनाएंगे हम लोग, मरे हुए को ही, तो इसमें हमारे के पास क्या मिलते हैं? पौधे, ठीक है। पौधों के साथ साथ मृत शरीर किसी भी प्राणी पक्षी का, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं? एक जगह डिकम्पोज कर देते हैं खत की तरह, ठीक है। और उससे जो एनर्जी मिलती है हमें, उससे ये सभी, मैंने क्या बताया था, मानव शरीर या कोई भी शरीर किससे बना है? कार्बन से बने हैं ना। सभी शरीर हमारे क्या बने? कार्बन से बने हैं। तो कार्बन भी क्या है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में रहता है? एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड बताया था ना मैंने, कोल है, 95% तक कार्बन कंटेंट रहता है। तो कार्बन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है इससे। वैसी बात इन पौधों में, पेड़ों में होती है कि अगर हम लोग इसे डिकम्पोज करके रखते हैं या दफन करके रखते हैं तो इससे भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। तो ये हम लोग कहाँ करते हैं? बायोगैस प्लांट में। पौधे डालेंगे, काऊ डंग डालेंगे, मृत शरीर है, पक्षी प्राणी मर गए वो डाल देंगे, क्योंकि है तो सभी वो कार्बन से ही बने हुए। वो डिकम्पोज हो गए, उससे क्या मिलेगा? हमें गैस मिलेगा। गैस क्या है? हमारी एनर्जी है, एनर्जी बनाने का एक तरीका है। तो ये भी किस में आता है? बायोमास सिस्टम में, ठीक। बायोमास, बायोगैस जो है, बायोगैस का एक टाइप है, नहीं, बायोमास का एक टाइप बायोगैस है। तो इस प्रकार से हम लोग ईंधन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ खतों में भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आज से 20 साल पहले पंजाब में क्या किया था उन्होंने? बहुत ज़्यादा जैविक खतें यूज़ करना चालू कर दिए थे, प्रोडक्शन ज़्यादा आने के लिए गेहूँ का। तो उन्होंने खत पे खत देना चालू कर दिए, 2-2, 3, एक साल में 3-3, 4-4 बार वो प्रोडक्शन लेने लगे। 10 साल बाद क्या हुआ? उसमें कुछ भी उगाना चालू नहीं, उग ही नहीं रहा था, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, बन ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जिन्होंने जैविक खतें यूज़ न करते हुए जो रासायनिक खतें यूज़ किए थे, उसकी लेयर 10 mm तक बढ़ गई थी, ठीक है। 10 mm तक लेयर बढ़ गई थी, सॉरी 10 सेंटीमीटर तक, 10 mm तक लेयर बढ़ गई थी। तो जो बीजान डालते थे तो वो ये यहाँ तक ही पहुँच पाती थी, वो ज़मीन तक जाती ही नहीं थी, और खत के ऊपर कभी बियाने नहीं लगती, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? इसकी लेयर हटाना चालू कर दिया और फिर यहाँ पे उगाना चालू किया। तो उन्हें पता चला कि जो वो रासायनिक खतें यूज़ कर रहे हैं
उससे नुकसान हो रहा है, उनको खेती लेने में नुकसान हो रहा है। तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों पर आ गए हैं। वो कंडीशन वहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की भी है। हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इसीलिए ये वाली सिस्टम आई है, दैट इज़ कॉल्ड बायोमास। गड्ढे में जो भी है जमा करके रखो, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक डिकम्पोज होने में तकलीफ होती है, ठीक है, बहुत साल लगते हैं, नहीं तो होती ही नहीं। रेडियो एक्टिव तो डालेंगे नहीं, तो कचरा हो गया, पौधे हो गए, मृत शरीर हो गया, डाल दो गड्ढे में, 1-2 साल तक रखो, निकालो, वो खाद बन जाते, आप नेचुरली यूज़ कर सकते हो उसे, ठीक है। तो गोबर गैस आपने पढ़ा था, ठीक है। काऊ डंक, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग सागर ऊर्जा। बायोमास में ही गोबर गैस आता है, ठीक है। बायोगैस गोबर गैस से ही बनी होती है। सागरी ऊर्जा, सागरी सागरी ऊर्जा मीन्स सागर से मिलने वाली ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम सी, एनर्जी फ्रॉम सी। तो क्या होता है, अ, 2004 में भी सुनामी आया था। सुनामी नाम सुना है, ठीक है, जापानीज वर्ड है, और टी सुनामी होता है, लेकिन सुनामी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आया था। तो क्या हुआ था, जल भाग जो है उसमें से बदलाव हुए थे और वो बाहर फेंक दिया था उसने, पानी का स्रोत है वो बाहर फेंक दिया था। तो लहरें 10 मीटर तक ऊपर चली गई थी, ठीक है, हमारे नॉर्मल लेवल से 10 मीटर तक ऊपर चली गई थी, और ये बाहर हमारे देश में आ गई थी। हमारे देश यानी बहुत से देश में आई थी। तो ये जो लहरें आती हैं, ठीक है, ये जो लहरें आती है हमारे पास, इससे भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। लहरें हैं, ठीक है, आप समुंदर में गए हो कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन अगर जाओगे, अगर पानी में बैठोगे तो लहरें आपको ज़मीन की तरफ फेंकती है, ठीक है। तो उसमें कोई चीज़ आपको फेंक रहा है तो उसमें पावर है, ठीक। यहाँ पे टरबाइन लगा दूँ, क्या होगा, लहरें इससे टकराएंगे, घूमना चालू हो जाएगा, जनरेटर लगाओ, एनर्जी बनना चालू हो जाएगा। तो ये हम सागर से भी एनर्जी बना सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? जैसे हवा से एनर्जी बनाते थे ना, अभी ये पानी की लहरें इसको टकराएंगी, टकरा गई तो क्या करेंगे, वो घूमना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये टकराने के बाद सेकंड भी आएगी, ये टकराने के बाद थर्ड भी आएंगी, कंटिन्यूस लहरें इसको टकराती जाएंगी, ठीक है। तो इससे भी एनर्जी बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं सागर से ऊर्जा या एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। इसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। फर्स्ट है हमारी ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो लहरें आती है, इसको टकराती है और घुमाना चालू कर दी थी। तो ऐसे आप समुंदर में प्लांट देखोगे, अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर टीवी वगैरह में देखते हो तो समुंदर में भी दोनों तरीके से रहते हैं, एक विंड वाला भी रहता है और दूसरा सागरी ऊर्जा से भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लहरों से भी बनती है, ठीक है, ये तो टाइड है, ठीक है, लहरों से भी बनती है। एक्चुअली टाइड और लहरें, इसमें फ़र्क क्या है? लहरें ये है, टाइड क्या होता है? ना, वो तो बाउंडर अलग चीज़ है।
भर्ती ओटी नाम सुना है? भर्ती ओटी ये सुना है कि सागर का पानी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ठीक है। तो ये है और ये है हमारा अर्थ। ये क्या होगा फिर? अरे ये क्या होगा? तो ये है हमारा मून। कभी कभी इसको भी यूटिलाइज करते हैं हम लोग। जब ये अर्थ के क्लोज आता है, ठीक है, तो पानी का लेवल जो है हमारे समंदर के पानी का लेवल आपको तो पता है, पानी है, ठीक है, इतना पानी है ना, तो इसका लेवल जो है ना बढ़ जाता है। तो घर के नदी नालों का लेवल बढ़ेगा क्या? समुंदर का ही। तो समुंदर का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं भर्ती प्रोसेस। पानी बढ़ गया, ठीक है। अभी कुछ समय क्या होता है, समुंदर का लेवल कम हो जाता है, तो अब ये दूर चला जाता है हमारे अर्थ से। ये दूर है ना अभी। अरे सन मून के पास आ जाने से पानी का लेवल बढ़ता है, उसे भर्ती प्रोसेस कहते हैं। दूर जाने से पानी का लेवल कम होता है समुंदर के, ये होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना, इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से ये पास भी रहते हैं और दूर भी जाते हैं। समझ में आया? तो ये प्रोसेस से क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ता है और पानी का लेवल कम भी होता है। तो जिस द्वारा पानी का लेवल बढ़ा तो उसे कहते हैं भर्ती प्रोसेस, दूर गया तो उसे कहते हैं ओटी प्रोसेस। बढ़ेगा, पानी खींचेगा ना वो सब, ये जो है ये पानी खींचना चालू कर देता है अपनी तरफ, ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। तो इसे भर्ती और ओटी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन मराठी में भर्ती प्रोसेस और ओटी प्रोसेस कहते हैं उसे, ठीक। भर्ती, इससे पानी का लेवल बढ़ जाता है और इसमें ओटी होती है। इससे पानी का लेवल कम हो जाता है समुंदर में। तो कभी कभी आप देखोगे कि समुंदर का पानी बढ़ रहा है, ठीक है, कभी कभी समुंदर का पानी कम हो रहा है। तो ये कम इसकी वजह से होता है और ज़्यादा भी इसी की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का, ठीक है। उसे कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड। ओ हो टी, इसे कहते हैं हाई टाइड, इसे कहते हैं लो टाइड, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड किसकी वजह से होते हैं? मून की वजह से। पास रहेगा तो हाई टाइड रहेगा, भर्ती प्रोसेस होगी वो। और जब मून दूर जाएगा तब ओटी प्रोसेस होगी, लो टाइड रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो पावर जनरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी है तरंग ऊर्जा, जो अभी बताए, लहरें आई। दूसरी आती है तरंग ऊर्जा, इसी में तरंग ऊर्जा, दूसरी वेव एनर्जी। ये समझ में आया क्या? हाई टाइड लो टाइड का। पानी ज़्यादा बढ़ा तो हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कम हुआ तो कम एनर्जी मिलेगी। उसके बाद है दूसरी तरंग ऊर्जा। पहला है टाइडल एनर्जी, दूसरी तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ज़्यादा लहरें आई, पानी पावर जनरेशन ज़्यादा, कर लहरें कम होगी, पावर जनरेशन कम। और तीसरी एक होती है ओशियन थर्मल एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट है। ओशियन थर्मल एनर्जी यानी महासागरीय तापीय ऊर्जा। ओशियन थर्मल एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो बता देता हूँ, ये सन है, ये अर्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, ठीक। जब ये पानी पर इसकी रेस गिरती है तो हीट और लाइट के फॉर्म में गिरती है, मैंने बताया था।
ऊष्मा और इसके, तो ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। अंदर का भले ही ठंडा रहे पर ऊपर का पानी गर्म हो गया। तो इस गर्म पानी से, इसकी गर्माहट से भी एनर्जी बनाई जाती है। ये जो पानी है ना, इसकी जो गर्माहट है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, नीचे का टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर समझ लो, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 20 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस आया दोनों में 10 डिग्री का, ठीक है, 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आया ना। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी एनर्जी बनाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, डिफरेंस आया है, मीन्स एनर्जी में डिफरेंस आया है। अगर डिफरेंस एनर्जी में आता है तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कोई भी एनर्जी में डिफरेंस आया तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से ओशियन से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। तो ऊपर वाला गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला ठंडा पानी लेते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ठीक। तो ये होती है ओशियन थर्मल एनर्जी। ये 24 घंटे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी। क्यों 24 घंटे क्यों कर सकते हैं इसे यूज़? अभी धूप है, ठीक है, वही बता रहा हूँ, सॉरी, ये अभी हमारी ये वाटर है और अभी धूप है, तो ऊपर में टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। रात को सर्द ठंडी पड़ती है तो टेम्परेचर 5 डिग्री तक चला जाता है, 4-5 डिग्री तो होता है। तो ऊपर में तो 5 डिग्री होगा, नीचे में क्या रहेगा? फिर से टेम्परेचर डिफरेंस आया, चलो ये 10 भी आया, ये तो BC है ना, फिर से टेम्परेचर डिफरेंस आया ना। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस आया वहाँ पे एनर्जी बना सकते हैं हम लोग। तो ये 24 घंटे यूज़ होने वाली एनर्जी है, 24 घंटे हम लोग इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको अगर किसी ने पूछा कि कौन सी एनर्जी है जो 24 घंटे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये है ओशियन थर्मल एनर्जी, जिसे कहते हैं महासागरीय तापकीय ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद लिखो जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, GEO जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, धूप है अभी 2 बजे के पास, अगर मैंने आप 2 o'clock, ठीक, और 2 बजे के आसपास मैंने एक बोला कि एक गिट्टी उठा के मुझे दे दो हाथ से, तो उठाओगे क्या? गिट्टी का पत्थर, ठीक है, उठा पाओगे क्या? क्यों? गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 बताया था नॉर्मल। तो इसकी वजह से ये क्या लगता है हमें? हॉट, गर्म। इस वजह से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, यानी पहाड़ी के जो पत्थर हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने अगर पानी डाल दिया तो पत्थर जो गर्म हो रहा है उसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा? बॉईल होना चालू हो जाएगा ना, गर्म होना चालू हो जाएगा। आप पत्थरों पे जो पानी रहता है ना, देखना हमेशा गर्म होता है, ठीक है। पत्थरों पे जो पानी होता है, मड़के की बात नहीं किया मैंने, किसकी बात किया? पत्थरों की बात किया। मड़कों में क्या होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस होती है, इसलिए वो ठंडा होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पत्थरों पे हमेशा क्या होता है? गर्म होता है पानी। तो उसकी वजह से मैंने क्या बताया, अगर किसी भी इसमें पानी गरम और ठंडा हुआ, नीचे में ठंडा हुआ, तो क्या बनाते हैं हम लोग? एनर्जी बना लेते हैं।
तो इसकी वजह से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। तो ये पत्थरों पे एनर्जी बनाने का काम होता है। गर्म चट्टानों से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा होती है, गर्म चट्टानों से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा होती है, उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। गर्म चट्टानों से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, जिससे हम बिजली बना सकते हैं। ये जो फिर उसमें जो पानी डालेंगे वो पानी बॉईल हो जाएगा। बॉयल हो जाएगा, उससे भी बॉईल पानी बॉयल पानी भी एक एनर्जी का ही रूप है ना। तो फिर वो बॉईल पानी यूज करते उससे एनर्जी बनती है। ना ना ना, उससे भी बना सकते हो। देखो पहली कंडीशन क्या होती है पावर प्लांट में, पानी को गर्म करो, उसकी क्या बनाओ, स्टीम बनाओ, और स्टीम टरबाइन पे फेंक दो। अगर तुम्हारे पास ये ऑलरेडी बॉयल पानी है ही तो हमें क्या मिलेंगी, डायरेक्ट स्टीम मिल जाएगी, इससे भी एनर्जी बना सकते हैं। या फिर पत्थर तो गर्म है ही, एनवायरनमेंट क्या है, ठंडा है, क्या आया है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस आया है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी एनर्जी बनती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है जियोथर्मल की, ये तो बेसिक हो गया। इसमें पूछता है कि ये किस प्रोसेस की वजह से एनर्जी बनाता है। ये पिछली वाली नहीं नहीं, मैंने 3 प्रोसेसेस बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 बताई थी ना। सेंस होना, ठीक है, मीडियम नहीं रहना, और एक तीसरी बताई थी दैट इज़ रेडिएशन। तो उस प्रोसेस से जियोथर्मल एनर्जी पावर बनाती है। तो उसमें लिखो रेडियोधर्मी, यह ऊष्मा, सिंपल, यह ऊष्मा रेडियोधर्मी पदार्थों के, यह ऊष्मा रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से आती है, रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से आती है, जो इन्हें सहज चट्टानों से उपलब्ध होती है, जो इन्हें सहज चट्टानों से उपलब्ध होती है। इंग्लिश में सर बताता हूँ, जो इन्हें सहज चट्टानों से उपलब्ध होती है। ठीक है, दिस थर्मल एनर्जी इज ऑकर्ड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ, दिस थर्मल एनर्जी इज ऑकर्ड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ radiation particles, degradation of radiation particles on hot rocks, ठीक है। गरम चट्टानों से सेपरेट कर देती है, जो हीट आती है, हीट और लाइट, ठीक है, वो सेपरेट कर देती है एनर्जी, इससे हमें पावर मिलता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, फिशन, ठीक है, इसे कहते हैं विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा, इसे क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक है, और दूसरा आता है फ्यूजन, जिसे क्या कहते हैं, संलयन।
विखंडन। एक सिंपल बात है इन दोनों में, विखंडन और संलयन। तो ये प्रोसेस 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देंगे हम लोग, इस पे ध्यान देंगे। विखंडन यानी क्या होना? फिशन होना। मीन्स क्या होना? विखंड में होना यानी खंडी खंडी में बांट दो, यानी क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये वर्ड समझ में आया? सिंपल वही फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है मैंने बताए थे, कौन से होंगे? 1-2 बताइए, आपके नाम पता होंगे तो आपको। रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम नाम सुने हैं, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम तो पता है ना, और एक जो जिससे मादाम क्यूरी मरी थी, ये वो नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको रेडियम, ठीक है, रेडियम, ठीक है। उसके बाद प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। फिलहाल 107 109 टाइप के ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अनिल सेप्टियम वगैरह भी है उसमें, बहुत डिफरेंट है। तो हमारे जो बेसिक इसमें आते हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या प्लूटोनियम। तो इनसे यूरेनियम, प्लूटोनियम से ज़्यादा हम लोग क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर बम बनाते हैं। यूरेनियम के न्यूक्लियर बम होते हैं, हिरोशिमा नागासाकी नाम सुना ही होगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर बम फूटा था तो वो यूरेनियम से बना हुआ था। वो थोरियम है। थोरियम से भी बनते हैं, रेडियम से भी बनते हैं और प्लूटोनियम से भी बनते हैं। ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। ये दोनों चीज़ों में काम में आता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम लोग? एक बम बना के रखते हैं, इसके ऊपर एक नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन छोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल छोड़ देते हैं, जो पार्टिकल होता है। जैसे इसके ऊपर वो स्ट्राइक हुआ तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। तो ये टूट के यूरेनियम के अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? तोड़ रहे हैं ना इसको, विखंड करना है ना, तोड़ना, ठीक है। एक लाइन है, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो भी अप्लाई करेंगे, कैंची से अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर लाइन खींचेंगे। तो उसी तरीके से इसके ऊपर अगर हमने न्यूट्रॉन मार दिया तो ये हो जाता है, टूट जाता है। ये टूट गया तो डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब तीसरा पार्टिकल निकलता है वो होती है ऊर्जा। तो वो निकलती इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इतनी पावरफुल हीट और लाइट ये छोड़ती है कि इसकी वजह से सब कुछ बर्न हो जाता है। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये पता है चीज़ें क्या होती हैं? सेल के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल रहते हैं क्या होती है? वो प्रोटॉन। इसके बाहर में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ही रहता है यहाँ पे न्यूट्रॉन, जो इन दोनों को बैलेंस करता है। ये जब इसके ऊपर गिरता है तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे ही टूट गया उसकी तब कौन सी रिएक्शन होती है? विखंडन या फिशन रिएक्शन होती है। तब वो अलग अलग यूरेनियम के पार्टिकल में बिखरता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बिखरता है? उसमें एनर्जी बनती है। वो कौन से फॉर्म में होती है? हीट और लाइट फॉर्म में होती है, ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के फॉर्म में होती है, और उसकी वजह से होता है विस्फोट, ठीक। तो विस्फोट के कारण ये दोनों बनता है, और इन दोनों से हम लोग पावर जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तो डिस्ट्रॉय मिशन हो गया। पर अगर इसका ही हम लोग अच्छे कामों के लिए यूज़ करें तो पावर जनरेशन भी कर सकते हैं,
इतनी एनर्जी बना रहा है, जब पूरे शहर के शहर उद्ध्वस्त कर सकता है तो पावर भी बना सकता है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, पावर बनाते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्शन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। कौन सी रिएक्शन, फिशन रिएक्शन। इससे क्या बनाते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो न्यूट्रॉन मार के क्या कर देते, एनर्जी बनाते। इस पर क्या कर दिया मैंने, एक न्यूट्रॉन का मारा कर दिया, इससे क्या बना है हमारे पास, एनर्जी बनी है। एनर्जी बहुत हाई बनी है, तो ये हाई एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। उससे क्या करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं और टरबाइन घुमाते हैं। ठीक है, तो ये पावर बनाने विखंडन, तो इससे क्या होता है, पावर बनाने के भी काम में आता है। समझ में आया कि गया? बस इतना याद रखना कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन मारते हैं, इससे क्या होता है, फिशन रिएक्शन होती है, जिसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, और इसे उस ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, यानी तो यूरेनियम 235 ये नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर है 235। एटॉमिक नंबर नहीं, एक्चुअली ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ मास नंबर है। ठीक है, उसके बाद प्लूटोनियम 239 भी होता है। तो ये यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ये दोनों यूज़ किए गए थे जापान में, जब बम फोड़े गए थे तब, हिरोशिमा नागासाकी में 6 दिसंबर और 9 दिसंबर को। ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ये भेजे थे। फिर फ्यूज़न क्या होता है, ये तो हो गया फिशन, विखंडन। किसी मतलब जमा करते, ये हो गया विखंडन, कुछ चीज़ें होते हैं। हाँ, फिशन हो गया। फ्यूज़न क्या होता है, सॉन्ग का फ्यूज़न क्या होता है, मैशअप सुने हो, मैशअप नाम सुने हो? ठीक है, पहला एक गाना गाता है, फिर दूसरा एक गाना गाता है, फिर दोनों मिक्स होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, उसे एक तरीके से मैशअप कहते हैं, और उसी को कहते हैं। तो एक ही गाने का फ्यूजन बन सकता है क्या? वो तो सिंपल सिंपल ही चलेगा। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 2 पार्टिकल को या फिर 2 से ज़्यादा पार्टिकल को जब हम मिलाते हैं तो उसे कहते हैं, सिंपल इतना याद रखना। ठीक है, ए मैशअप के साथ याद रखना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संलयन। ठीक है, संलयन। ठीक है, संलयन प्रोसेस। अभी ये संलयन प्रोसेस में होता क्या है, तो आपने वो तो देखा है कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है वो टूट के बिखर जाता है और वो एनर्जी बनाता है। अभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जुड़ने के बाद भी एनर्जी बनाते हैं, जॉइंट होते हैं और एनर्जी बनाते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 2 प्लस हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये 2 हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बनाएंगे ये बनाते हैं हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 1 + 1 2। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर बनाते हैं 3। तो बचा क्या, कुछ एक बचा है, एक बचा है ना, तो वो होता है न्यूट्रॉन। करेंगे 1 1 2, ये 2 4 होनी चाहिए, तो 3 और 1 4। ठीक है, वो N नाइट्रोजन। हाँ, नहीं न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन पे मत जाओ, नाइट्रोजन ये होता है कैपिटल N। ठीक है, न्यूट्रॉन
पिछले पार्ट में क्या किया था हमने, हीलियम पे न्यूट्रॉन मार के ये बनाए थे, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए थे। अभी क्या कर दिए, टुकड़े जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाए और न्यूट्रॉन फेंक दिया। उसके साथ भी हमेशा ऊर्जा बनती है। संलयन पद्धति। तो पहले तो फ्यूजन और फिशन में डिफरेंस याद रखना। फ्यूजन को सीधा मैशअप याद रखना, फ्यूजन कर रहे हैं यानी दो गानों का मिक्स कर रहे हैं, दोनों मिक्स करके एक बना रहे हैं, और फिशन कर रहे हैं मैंने उसको तोड़ रहे हैं। तो इतनी ही बात याद रखेंगे। ये बताने का तात्पर्य ये था कि ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है तुमको? सही है, कहाँ से? सन से ही मिलती है ना, सूरज से। तो सूरज में ही यही प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस किसकी है? सौर सूरज की यही प्रोसेस है। सन क्या करता है? दो हाइड्रोजन पार्टिकल को कंबाइन करता है और हीलियम बनाता है। हीलियम बनाने के बाद वो न्यूट्रॉन छोड़ता है और ऊर्जा फेंकता है। तो ये ऊर्जा किस फॉर्म में आती है? हीट और लाइट। ठीक है। और अमेरिका वाला कुछ बताया था कि आपने अमेरिका में हमने नहीं बताया था सर? नहीं, कब बताया? कुछ और बताया हमें। अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब फेंका था, ये बताया था। तो एक हाइड्रोजन बम भी है। वो आपको आइसोटोप्स पता है क्या होते हैं? एटम्स पता है? हाइड्रोजन नाम सुना है? ड्यूरियम, टायरियम, ये समझ में आया? ठीक है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे इसके साथ साथ और कई चीज़ों में होती है। नेक्स्ट लिखेंगे हम। ये समझ में आ गया ना? ये सूरज पे होती है। उसके साथ लिखो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, बम। हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब। बंद हो गया क्या? चालू है ना? हाइड्रोजन बॉम्ब क्या हुआ? नेक्स्ट है ना ये? नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट पार्ट है। वो हो गया, न्यूक्लियर का हो गया। उसमें फ्यूजन और फिशन रिएक्शन क्या होते हैं ये सिर्फ याद रखना है आपको। तो फ्यूजन मैंने आपको बताया था क्या होता है, दो इसका मिक्स करके एक बनना, और उससे न्यूट्रॉन अलग होता है और एनर्जी बनती है। फिशन में क्या होता है, एक के टुकड़े दो में हो जाते हैं, दो या तीन में हो जाते हैं, उससे एनर्जी बनती है। क्यों? न्यूट्रॉन जब हम मारते हैं उसके ऊपर। ठीक है। इधर की रिएक्शन अपोजिट कर दी तो फिजन हो जाती है, इधर की रिएक्शन अपोजिट कर दी तो फिशन हो जाती है। ये समझ लेना, ये बताया था ना मैंने। हीलियम 2 3 नहीं 4 नहीं 3, न्यूट्रॉन 1 0 और एनर्जी। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? सन वाली। इसे कहते हैं फ्यूज़न या मैशअप मत याद रखना, ये फ्यूज़न ही है। ठीक है। अगर यही प्रोसेस मैं रिवर्स में ले रहा हूँ इधर से इधर, तो ये होती है फिशन। ठीक है, समझ में आया? यही प्रोसेस रिवर्स में जा रही तो फिशन। इसमें भी एनर्जी बनती है और इसमें भी एनर्जी बनती ही है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है हाइड्रोजन बम।
ठीक है, संलयन, विखंडन, ये होती है विखंडन, ये होती है संलयन प्रोसेस। ठीक है, फ्यूजन फिशन, दोनों साइड में एनर्जी बनती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है। वाटर क्यों सबसे अच्छा पार्टिकल है बोलते पता है? वाटर की बहुत सारी खूबियाँ है। पानी पीने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, वाटर जिन चीज़ों से बना होता है, वाटर क्या करता है? आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। लेकिन वाटर के पार्टिकल को अलग करोगे आप तो उससे आग बढ़ती है। वाटर किससे बना रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इससे बना होता है ना। ये भी हीट को बढ़ाता है, ये तो बढ़ाता ही है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन इन दोनों को कॉम्बो जो बनता है उससे क्या होता है? ये बुझा देता है आग को। ठीक है, समझ में है क्या बोल रहा हूँ? तो ये इसीलिए सबसे अच्छा पार्टिकल है। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या, या दोनों को मिला के नहीं, दोनों की। एक तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, तो वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। बट कभी कभी क्या हो जाता है, एक चीज़ आ जाती है, वो होती है न्यूट्रॉन। एक चीज़ आ जाती है, वो होती है न्यूट्रॉन। तो वो बढ़ सकती है, न्यूट्रॉन बढ़ सकती है। तो हाइड्रोजन में अगर एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, पहला ही पार्टिकल है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मास नंबर 1 हो, मास नंबर मास नंबर 1 हो, तो ये क्या बन जाता है? H2। नहीं रे, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन में ये तो कॉमन ही रहेगा एटॉमिक नंबर। ठीक, बस मास नंबर अगर ये 2 हो जाए तो ये बन जाता है ड्यूरेनियम। ये लिखो ड्यूरियम, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम। अगर हाइड्रोजन में मास नंबर 1 रहे और एटॉमिक नंबर 1 रहे और मास नंबर 3 हो जाए तो ये हो जाता है ट्रिटियम। ये मास नंबर है, मास नंबर, ये भी मास नंबर, मास। ड्यूटीरियम लिख देता हूँ, ड्यूटीरियम, और ये है ट्रिटियम। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ही है बचा, ख़त्म ही हो जाएगा ये, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। तो ये जो है
ऑब्वियसली इसमें क्या बढ़ना है, ये बढ़ रहा है। नंबर बढ़ रहा है। हाँ, तो ये किससे वजह से बढ़ते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कॉमन है, कितना है? एक है। इसमें क्या बढ़ रहा है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ रही है ना, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा। बढ़ता है। ठीक है, यही बढ़ रहा है ना, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। अगर एक चीज़ पर मैं न्यूट्रॉन मार दूँ तो क्या होता है? वो न्यूट्रॉन मारो तो होगा ना फिजन। ठीक है, तो सिंपल एक हम लोग यही कंसेप्ट लेंगे। एक हाइड्रोजन है, एक एटम है, एक है, इसके ऊपर मैंने मार दिया एक न्यूट्रॉन। कौन सी रिएक्शन हुई? विखंडन। फिजन। मार दिया ना, एक सिंगल था, इसके ऊपर ये मार दिया, ये क्या हुई? फिजन। फिशन, विखंडन। ठीक है, विखंडन ही होती है, देख लो। अभी ये दो हो गए, H2। ठीक है। अगर ये मिलके दो हो गए तो ये इसके साथ क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। दो का एक हो गया तो क्या बनाएगा? ये एनर्जी बनाता है ना, ऊर्जा बनाता है ना। तो हाइड्रोजन का कन्वर्शन किस में हो गया? ड्यूटेरियम में। और ये कन्वर्शन होते ही एनर्जी बनाएगा। तो ये एनर्जी जब बनाता है तो उसका टेम्परेचर रहता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ये उसने ड्यूटेरियम के साथ किया। हाँ हाँ, हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, देखो न्यूक्लियर था 235, इसके ऊपर क्या मारा हमने? एक न्यूट्रॉन मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूरेनियम 233 कुछ तो भी होता है प्लस, नहीं, इसका कन्वर्शन होता है। इसके साथ साथ ये बनाता है एनर्जी। तो ये होती है न्यूक्लियर बम में एनर्जी। ये टूट गया ना, इसको तोड़ दिया हमने। ठीक है, कुछ थोरियम भी बनाता है ये अलग पार्टिकल में। तो एक एनर्जी बनाता है, तो टुकड़ों में कन्वर्ट, ये टुकड़ा एक बन गया, एक टुकड़ा बन गया, और जो बाकी का बचा होता है वो क्या बनते हैं? एनर्जी। तो इन दोनों में भी वैसा किया हमने, ये बना दिया, इसके साथ साथ क्या बनती है? एनर्जी। और यही प्रोसेस होती है हमारी हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में यही प्रोसेस होती है। इसमें क्या बना है? अगर मैंने दो न्यूट्रॉन मार दिए तो H11 प्लस न्यूट्रॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन 2, तो क्या बन गया? H31 प्लस एनर्जी। ये भी विखंडन प्रोसेस है। ये क्या है? ट्रिटियम है। ट्रिटियम बन गया, तो इसकी वजह से भी एनर्जी बनती है। तो ये होती है प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? हाइड्रोजन बम बनाने की प्रोसेस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने की प्रोसेस। तो जनरली हम लोग ये जो प्रोसेस है, ये यही प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 में यूज़ करते हैं, यही प्रोसेस सेम। अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा सर? यही पूछेगा कि इसके आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स नाम है ये। ठीक है, आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो यही पूछेगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं। तो ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम, ठीक है, ये दिए रहेंगे, या कोई भी एक दिया रहेगा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तो वो कौन सा है। तो हाइड्रोजन दिया रहेगा, ड्यूटेरियम दिया रहेगा, ट्रिटियम दिया रहेगा, और कोई एक अन्य दिया रहेगा, या नन ऑफ दिस दिया रहेगा। तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सर वो ड्यूटेरियम वाले में 10⁻7 हाँ। और जब ये रिएक्शन होती है तो इससे जो एनर्जी बनती है तो कुछ ही सेकंड में वो कितना पावर बना लेता है? 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक एनर्जी बना सकता है ना, इतना टेम्परेचर बढ़ा देता है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना, उसका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर था उनका 30, और कितना खो गया उसका? 10⁻7 तक वो बढ़ गया था। सब बर्न हो गए थे। उसके बाद बाकी के रेडिएशन वगैरह भी आए थे, उसकी वजह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो गई थी। ठीक है, और वो नीचे वाले में कितनी एनर्जी आएगी ट्रिटियम वाले में? हाँ, ये दोनों का ही बता रहा हूँ। अभी वहाँ पे थर्मामीटर लेके तो नहीं जा सकते ना, गिन सकते, और टेम्परेचर बहुत हाई है। इतना टेम्परेचर गिनने के लिए हमें पायरोमीटर्स लगते हैं, तो उतना लगा भी नहीं सकते। बॉम्ब फेंकेगा कि पायरोमीटर्स लगाएगा?
ठीक है। तो ये दोनों का यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का मिला के लगभग ये इतनी एनर्जी टेम्परेचर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर प्लांट में यूज़ करके इससे हम एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है। अगले कल हम देखेंगे खगोल एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ठीक है। भले ही मर्क्यूरी हमारे पास का ग्रह है यानी सूरज के, बट सबसे गर्म क्या है,